Hello friends, welcome to Biology with MedMelo. This is your question number 4 of genetics, which is asking about the structure and function of cell membrane, mechanism of penetration of substances into a cell, and active and passive transport. So basically, first of all, they're asking you about what is the cell membrane, its structure, properties, and function, and then what are the procedures through which the substances are transporting through the cell membrane. Okay. तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में है। क्यों फ्लूइड के फॉर्म में? क्योंकि उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो कोई भी एमोर्फस शेप और हर तरीके की शेप ले सकती है। दूसरी बात, उसकी जो ये शेप है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइडिटी घटेगी। ठीक है। फिर आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को अपना जो प्लास्टिक का एक रबर बैंड होता है जो अपने न्यूज़पेपर्स के अराउंड रैप होता है, कभी उसको देखना। आप लोग उसको स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच होता जाएगा, उसकी शेप चेंज होती जाएगी। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो वापस से अपनी शेप को रिफॉर्म कर लेता है। उसी हिसाब से हमारी सेल मेम्ब्रेन है। उसकी प्लास्टिसिटी का मतलब भी ये है कि एक तो इट विल रिस्टोर क्विकली आफ्टर इम्पेयरमेंट एंड कैन स्ट्रेच एंड कंस्ट्रक्ट इन द सेल्युलर मूवमेंट। सेल को जिस हिसाब की मूवमेंट करनी होगी उस एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेच और कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और अगर कोई इम्पेयरमेंट होगी तो खुद को रिस्टोर कर देगी। सेमी परमिएबिलिटी। सेमी परमिएबिलिटी दो वर्ड से बना हुआ है, सेमी एंड परमिएबिलिटी। सेमी का मतलब होता है हाफ, और परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिशन। तो यानी कि आपको परमिशन तो है बट आधी परमिशन है, या फिर जिसने परमिशन आपको दी है उसकी एक फर्दर कंफर्मेशन होगी तभी आपको प्रॉपर परमिशन मिलेगी। मान लो कि मेरे पास मेरे रूम में एक डोर है, उस डोर के बाहर अगर मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया और उसको मैंने बोला कि जिसको मैं चाहूँ तो उसको अंदर आने देना, जिसको मैं नहीं चाहती उसको अंदर मत आने देना। तो ऐसे में अगर बहुत सारे बच्चे आते हैं, मान लो 2 बच्चे मेरे रूम में आना चाहते हैं, उनमें से एक को मैंने परमिशन दी तो वो अंदर गया, दूसरे को मैंने परमिशन दी तो वो अंदर नहीं आया। तो ये क्या होगी? सेमी परमिएबल ही होगी ना, कि मैं जिसको बुलाना चाहती हूँ बस वही अंदर आ सकता है। उसी हिसाब से हमारी सेल मेम्ब्रेन भी है। जो मॉलिक्यूल्स है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो अंदर या बाहर सिलेक्टिवली जाते हैं, यानी कि जिसको सेल चाहेगा वो उसको उसी मोमेंट पे बाहर भेजेगा, और जिसको अंदर बुलाना चाहेगा उसको भी वैसे ही बुलाएगा। ठीक है। फिर आती है हमारी एबिलिटी ऑफ सेल्फ लॉकिंग। एबिलिटी ऑफ सेल्फ लॉकिंग बेसिकली उसका रेफरेंस होता है वेसिकल्स और वैक्यूल्स के थ्रू। यानी कि जो वेसिकल्स और वैक्यूल्स होती है कुछ छोटे छोटे बर्तन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को अपने अंदर लॉक कर लेते हैं। जिसके आपने फूड वैक्यूल सुना होगा अमीबा के अंदर, कि अगर ये अमीबा है, ठीक है, पहले तो ये सूडोपोडिया के थ्रू फिंगर्स बनाएगा अपने फूड के आसपास। फिर जब फूड प्रॉपर तरीके से अंदर आ जाएगा तो ये फूड क्या बनेगा, इसी अमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल के अंदर इसको स्टोर कर लेगा ताकि जब नीड पड़े तो उसका यूज हो सके। ठीक है। फिर आती है हमारी पोलैरिटी। पोलैरिटी यानी कि पोल्स। जैसे अपने अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, वैसे ही अपने सेल मेम्ब्रेन के भी पोल्स होते हैं। ऑल्दो वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल नहीं होते, बट हाँ वो पोल्स होते हैं जो कि पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाले, यानी कि जो पानी से दूर भागते हैं वो वाला एक पोल होता है। और हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी को अट्रैक्ट करने वाले, एक वो पोल होता है। ठीक है। तो ये थी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बेसिकली 6 हैं। पहली बात तो स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी कि वो हर सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेगा थ्रू इट्स मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट फॉर दोज विच आर नॉन मेम्ब्रेन वंस। जो नॉन मेम्ब्रेन वंस है वो कौन से? राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है। तो इनके अलावा जो बाकी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखेगा और पूरे सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। फिर आती है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है कि एक कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ऐसी चीज जिससे आपको अलग होना है। ठीक है। जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर लग जाता है और एक बैरियर क्रिएट हो जाता है ना, कि ये वाली कंट्री के लोग यहाँ नहीं आ सकते, उस कंट्री के लोग यहाँ नहीं आ सकते। उस हिसाब से सेल मेम्ब्रेन भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करती है ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर जो इनवांटेड फैक्टर्स होते हैं उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। ठीक है। फिर होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हम लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर सकते हैं। रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना, किसी चीज को लेना। तो अगर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है तो क्या रिसीव करेगी? सिग्नल्स और सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगी। इसकी कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया कि उसको अंदर लाना है कि नहीं लाना अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस चीज को भी वो रिकॉग्नाइज करेगी। देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एनर्जी। एंड जब ये एनर्जी होगी तो सेल टू सेल जंक्शन भी बनेगा विच इज नोन एज सेल जंक्शन, दैट इज सेल टू सेल कनेक्शन। कोई भी दो सेल्स है उनके बीच का जो कनेक्शन होता है उसको सेल टू सेल जंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये थी फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आपको बताते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेल। मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेल को करने से पहले आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं, ये चीज हम लोगों ने अपनी बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ी थी। कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तीन टाइप के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, जो कि बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं जो सेल के इनसाइड और आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन है। अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर वाले से कम है तो वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा। अगर अंदर का कंसंट्रेशन बाहर वाले से ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक होगा। और अगर दोनों में इक्विलिब्रियम है यानी कि अंदर और बाहर सेम कंडीशन है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसी सॉल्यूशन की रेफरेंसेस में सेल के पास दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जाते हैं, यानी कि अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो क्या करेंगे, सेल के बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होंगे तो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएंगे। ठीक है, और इस फॉर्मेशन में कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, यानी कि आपको बस क्या करना है, बाहरी चीज से हल्की जगह पे जाना है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। ओके, ये तीन प्रोसीजर्स में डिवाइडेड है, सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। अब डिफ्यूजन तो यार हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था एनसीईआरटी में। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी मीडियम का डिसॉल्व होना, कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे मीडियम में या सेम मीडियम में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे हम लोगों को एक अगरबत्ती का एग्जांपल दिया था ना, कि जो इंसेंस स्टिक होती है उसकी फ्रेग्रेंस एयर में अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, उसी हिसाब से ये टाइप की डिफ्यूजन होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में डिसॉल्व सब्सटेंसेस जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट क्या क्या डिफरेंसेस है वो बताती हूँ अभी। सिंपल डिफ्यूजन को अनऑर्डर्ड मूवमेंट बोला जाता है, यानी कि जो सब्सटेंसेस जो ऑलरेडी डिसॉल्व है वो ऑब्वियसली जाएंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि किस टाइप का सब्सटेंस जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर वही होगा कि भाई सब्सटेंसेस, मान लो कि अगर ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व है। ठीक है, अब मान लो सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन और बाहर क्या है हमारी लोअर कंसंट्रेशन, तो इन सब्सटेंसेस को बस बाहर जाना है। ठीक है, और जैसे ही ये जो हायर कंसंट्रेशन है और लोअर कंसंट्रेशन है इक्वल हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगी। ठीक है, बस एक तरीके से मतलब ये समझ लो इन लोगों का पर्पस बस यही है कि बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन को सेम कर दिया जाए। ठीक है, फिर आती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस होती है बट एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए डिसॉल्व होती है। ये होते हैं प्रोटीन ट्रांसमीटर्स के लिए, और प्रोटीन ट्रांसमीटर्स किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, अमाइनो एसिड को, शुगर्स को, फैटी एसिड्स को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड सिमिलरली जब आइसोटोनिक कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो जाएगी डिफ्यूजन बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है ऑस्मोसिस। अब देखो दोनों डिफ्यूजन में कहीं पे मेंशन नहीं था कि आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिफ्यूजन करना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेंशन था कि प्रोटीन के लिए होगा, सिंपल डिफ्यूजन में कुछ भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग ऑस्मोसिस यूज करते हैं। इसमें बस ये होता है कि वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, और सिमिलरली जैसे ही आइसोटोनिक कंसंट्रेशन ऑब्टेन होगी ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन शॉर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, जो भी डिसॉल्व मटेरियल है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसी का उल्टा कर दो तो तुम्हारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। कैसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कहाँ से जा रहे थे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था, यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, और इसी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एंजाइम्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि आयन कैनाल्स बनाएंगे, स्पेसिफिकली जो हम पढ़ते हैं सोडियम और पोटेशियम पंप्स। इस टाइप के मूवमेंट्स के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसा है कि देखो सीढ़ियों से जब नीचे आओगे तो इतनी एनर्जी तुम्हारी नहीं लगेगी, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जब सीढ़ियों पे ऊपर जाओगे तब तुम्हारी एनर्जी लगेगी, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, सो दिस वाज द होल क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।